हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर्स पर। उपस्थित हूं मैं आपके सामने आज यूपी टेट सुपर टेट के इंग्लिश के लेक्चर को लेकर, जिसकी मैं तीसरी श्रृंखला यहां पर आज का आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक में देखा था कि क्या उसमें हमने आपको पढ़ा था, इसमें लैंग्वेज क्या है, और इसमें मैंने स्किल्स के बारे में कुछ आपको पढ़ाया था। उसी में आपने पढ़ा था कि साउंड क्या है, फिर आपने पढ़ा था कि लेटर्स क्या है, फ्रेजेस क्या, सॉरी वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से हमारी जो कहानी शुरू होगी, वो शुरू होगी हमारी कहानी, हमारी बात यहाँ से बढ़ेगी आगे फ्रेज की। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज। थोड़ी सी जानकारी लेनी है यहाँ पर फ्रेज की। अच्छा, फ्रेज किसे बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेज क्या होता है, अच्छा मुझे बताओ, क्या फ्रेज में कोई वर्ब होती है क्या, या क्या फ्रेज में कोई सब्जेक्ट होता है, या फ्रेज में कोई ऑब्जेक्ट होता है? तो आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्रेज की बात करूंगा तो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह है विद इनकम्प्लीट मीनिंग। शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ क्या हो, इनकम्प्लीट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेज। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे फ्रेज। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेज में क्या क्या इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, तो फ्रेज में क्या क्या इन्वॉल्व नहीं हो सकता? आखिर फ्रेज अगर है तो फ्रेज क्यों है? तो आप कहेंगे फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होती। ठीक है, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब फ्रेज जो है ये बिना वर्ब के है। तो आप कह सकते हो कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस का, किसी भी पैटर्न का कोई मीनिंगफुल हो क्या, ना तो उसे कोई मीनिंग हो सकती है और ना वो कोई मीनिंगफुल हो सकता है। तो आप कहेंगे फ्रेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे पूछूं सेंटेंस में क्या है, तो आप कहेंगे सर वर्ब है। तो अगर वर्ब नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो आपका सेंटेंस नहीं हो सकता, वो क्लॉज नहीं हो सकता। तो वो क्या होगा फिर? वो तो आप कहेंगे वो फ्रेज ही होगा। जैसे इसमें लिखा है यहां पर, इन द रूम, कमरे में। ठीक है, तो आप कहेंगे थोड़ी थोड़ी मीनिंग है लेकिन पूरी नहीं है। ऑन द टेबल, मेज पर, थोड़ी थोड़ी मीनिंग है लेकिन पूरी नहीं है। जैसे मैं लिख दिया यहां पर, शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। कह रहा है वो फर्श पे सो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें फ्रेज कहाँ है, तो मैं आपसे पूछूं क्या शी फ्रेज है, क्या स्लीपिंग फ्रेज है, या क्या ऑन द फ्लोर है, तो क्या आप कहेंगे ऑन द फ्लोर। इसे क्या बोलेंगे आप? फ्रेज। फ्रेज बोलेंगे। तो फिर देखो, आई सा अ मैन नियर द सिनेमा हॉल। कह रहा है मैंने सिनेमा हॉल के करीब एक आदमी को देखा। तो नियर द सिनेमा हॉल, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेज कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? ये है हमारा फ्रेज। तो आप कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज।
तो ये तो कहानी हो जाती है फ्रेज की, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में सिंपली अगर देगा तो ऐसे कोई एक फ्रेज दे देगा, आपको अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा क्या है ये, सेंटेंस है, क्लॉज है, फ्रेज है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो फ्रेज के बाद जो हमारी कहानी आगे बढ़ती है वो कहानी आगे बढ़ेगी क्लॉज पर। तो आइए यहाँ से क्लॉज सीखना शुरू करते हैं। क्लॉज, अच्छा मैं आपसे पूछूं क्लॉज क्या है? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लॉज क्या है, तो आप कहेंगे क्लॉज जो है, अगर आपको क्लॉज की डिफिनीशन देखनी है तो आप सीधी सीधी भाषा में समझो कि क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए, या आप ऐसे कह सकते हो कि क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। अब यहां से एक नया टर्म आ गया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइए इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद तब हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की। तो भाई जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे, जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करना पड़ेगा। अगर हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करना पड़ेगा। तो मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें दोनों देखना है यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे डूअर ऑफ एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो एक्टिविटी करता है या जिसके बारे में कोई जानकारी दी गई होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो आप कहेंगे जिसके बारे में जानकारी, कैसे लिखें, सेंटेंस में, इसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जाती है, जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जाती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भाई फ्रेज। वो फ्रेज होता है सेंटेंस में जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में जानकारी होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो एक्शन में इन्वॉल्व होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा? रिसीवर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है उस एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट, या आप ऐसा कह सकते हो जिस पर या जिसके लिए एक्शन होता है। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। अच्छा नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान को लेके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी आते हैं, तो आप उस पॉइंट्स को दिमाग में रख सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट होगा, देखिए अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो पक्का मान के चलना कि अगर वो सब्जेक्ट होगा तो या तो वो हु का आंसर देगा या तो वो व्हिच का आंसर देगा। अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो हु और व्हिच का आंसर मिलेगा आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यह व्हाट और होम का आंसर होता है। यह व्हाट और होम का आंसर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं।
इसका मतलब सब्जेक्ट होगा तो हु या व्हिच का आंसर होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट और होम का आंसर होगा। ऐसे भी आप पहचान सकते हो। अब मैं सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पहचान के बताइएगा कि यहाँ पर कहाँ पर सब्जेक्ट है या कहाँ पर नहीं है। जैसे शी रीड्स न्यूज़पेपर, कह रहा है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। अच्छा, न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? हु रीड्स, तो हु मतलब शी, तो मुझे हु का आंसर मिला, सब्जेक्ट है ये। अच्छा, एक्शन कौन सा करती है? पढ़ने का, तो ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके पढ़ने का इफेक्ट, एक्टिविटी जो भी हो रही है, जो एक्टिविटी कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में जानकारी है वो सब्जेक्ट है, जिस पर एक्शन हो रहा है या जिसके लिए एक्शन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। शी रीड्स व्हाट, क्या पढ़ती है? न्यूज़पेपर। व्हाट का आंसर मिला, पक्का ऑब्जेक्ट है ये। फिर से देखो, दे कॉल्ड मी हियर, कर उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। किन्होंने बुलाया है? किसके बारे में जानकारी है? दे के बारे में। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है ये। कॉल्ड क्या हो गया? तो आप कहेंगे वर्ब हो गया। अच्छा, इसने एक्शन किया तो इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? मी के ऊपर कि हियर के ऊपर? मी के ऊपर। तो आप क्या बोलेंगे? दे कॉल्ड हुम, हु कॉल्ड, तो आप कहेंगे दे कॉल्ड, किसने बुलाया? उन्होंने बुलाया। किसको बुलाया? हुम कॉल्ड। हुम का आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिटेल में समझते हैं, चलो। आई टीच यू, कह रहा है मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर आपसे पूछूं हु टीच यू, तो आप कहेंगे आई। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। टीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। अच्छा, इसका इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? यू। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच होम, किसको पढ़ाता हूं? यू को पढ़ाता हूं। फिर देखो, राहुल राहुल ड्राइव्स कार, राहुल कार चलाता है। कार कौन चलाता है? राहुल। राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ये। कौन सा एक्शन कर रहा है? ड्राइव्स करने का, तो क्या हो गया ये हमारी वर्ब हो गई। अच्छा, क्या चलाता है? कार, ऑब्जेक्ट है। व्हाट का आंसर है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये कहानी क्या हो गई? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अच्छा, अब समझिए, यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको ये पहचानना है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, आपको पहचान के बताना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर सब्जेक्ट पहचाने। आपको सब्जेक्ट पहचान के बताना है कि कहाँ पर सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप बताना मुझे। जैसे देखो, यू एंड आई आर रेडी फॉर द पार्टी। कह रहा है तुम और मैं पार्टी के लिए तैयार हैं। कौन कौन तैयार है? तो आप कहेंगे यू एंड आई। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मुझे हु का आंसर मिल गया, सब्जेक्ट पक्का होगा। अच्छा, वर्ब के पहले जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ऐसे समझो। दूसरा बताना, सुपर टेट 69,000 का हुआ क्वेश्चन है ये। डाउन द हिल
लिप्स एन ओल्ड हर्मिट, पहाड़ी के नीचे एक बूढ़ा सन्यासी रहता है। आपसे पूछा था इसमें सब्जेक्ट कहाँ है बताओ, तो आपको बताना है यहाँ पर कहाँ सब्जेक्ट है। क्या ये डाउन द हिल आपका सब्जेक्ट है, क्या ये लिव्स आपका सब्जेक्ट है, क्या एन ओल्ड हर्मिट आपका सब्जेक्ट है। तो कौन रहता है, हु लिव्स डाउन द हिल, पहाड़ी के नीचे कौन रहता है। मैंने क्या कहा, हु का आंसर मिले तो हु का आंसर कौन मिल रहा है, एन ओल्ड हर्मिट। तो आप क्या कहोगे, यही आपका क्या है सब्जेक्ट। यही पूछा गया था 69,000 पिछली बार क्वेश्चन में, सब्जेक्ट पहचाना था। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा में इसको हम एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, केवी ने इसको इसी फॉर्म में पूछा था, एम्प्टी सब्जेक्ट के नाम से पूछा था। और इसको इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा में, एडवांस लैंग्वेज की भाषा में इसको हम इन्वर्जन का पैटर्न बोलते हैं। क्योंकि इन्वर्जन तब होता है जब सेंटेंस में एडवर्ब पहले आता है, और जब एडवर्ब पहले आता है तो हमारी जो वर्ब होती है, हमारा हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे चला जाता है। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया देयर आर 4 men, कह रहे हैं वहां 4 लोग हैं। देयर आर 4 men, कौन किसकी बात हो रही है, तो आप कहेंगे देयर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि ये वर्ब जो आई है ये आर के अनुसार आई है। तो आप क्या लगा, 4 men आर देयर, कहने का मतलब ही एडवर्ब पहले आया, इन्वर्जन बनाएगा, तो सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। फिर बताना, अंडर द ट्री वर सीन 2 lions, कह रहे पहाड़ी के नीचे, पेड़ के नीचे 2 शेरों को देखा गया। किसको देखा गया, तो आप कहेंगे 2 lions। इसका मतलब 2 lions वर सीन अंडर द ट्री। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पर एडवर्ब पहले आया, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आया, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये इन्वर्जन बना रहा है। इन्वर्जन मतलब उल्टा होता है, तो सब्जेक्ट कहाँ चला गया, पीछे चला गया। तो क्या कहेंगे आप इसको, ये आपका होगा सब्जेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से सब्जेक्ट की पहचान आप समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को, हु का आंसर होगा या तो विच का आंसर होगा, ऐसा कुछ आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ तक। आगे देखें, अब कहानी यहाँ पर हमारी आती है ऑब्जेक्ट की तरफ। इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट होता है ये 2 तरह का ऑब्जेक्ट होता है, ये भी समझ लो यहीं पर। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो 2 तरह का होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन कौन सा ऑब्जेक्ट, कितने हुए, 2, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है यह व्हाट का आंसर होता है। सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट कहने पे जो आंसर मिलता है उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह होम का आंसर होता है। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज बीन गिवन या हैज बीन स्पॉटेड, यह होम का आंसर होता है। ऐसे भी समझ लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मोस्टली होते हैं ये नॉन लिविंग्स होते हैं। ये नॉन लिविंग्स या एनिमल्स होते हैं।
एनिमल्स होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपके पर्सन होते हैं। ये पर्सन होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, राहुल कॉल्ड माया, राहुल ने माया को बुलाया। अच्छा, किसने किसको बुलाया? हु कॉल्ड राहुल, सब्जेक्ट है। कौन सा एक्शन किया? बुलाने का। क्या हो गया? वर्ब हो गया। इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? माया। राहुल कॉल्ड हुम, राहुल ने किसको बुलाया? माया को। तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर देखो, आई कैंसल्ड द प्लान, कह रहे मैंने प्लान को कैंसिल कर दिया। आई सब्जेक्ट है, आई ने कौन सा एक्शन किया? कैंसिल करने का, वर्ब हो गया। क्या कैंसिल किया? प्लान। आई कैंसिल व्हाट, क्या कैंसिल किया? प्लान। व्हाट का आंसर है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा बताओ, शी सेंट मी एन ईमेल, उसने मुझे एक ईमेल भेजा। शी सब्जेक्ट, कौन सा एक्शन है? सब्जेक्ट है। सेंट क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसने क्या भेजा? ईमेल भेजा। व्हाट, शी सेंट व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी सेंट व्हाट, उसने क्या भेजा। अगर आपसे पूछूं बताओ उसने क्या भेजा, तो आप कहेंगे ईमेल भेजा। व्हाट का आंसर मुझे मिला। उसने ईमेल किसको भेजा, तो आप कहेंगे मुझको। मुझे होम का भी आंसर यहां मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसी तरह की वर्ब को हम लोग डाई ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर केवल सिंगल ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारी मोनो ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब समझते हैं, आगे पढ़ाएंगे इसको। ट्रांसिटिव मतलब होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, इन ट्रांसिटिव मतलब होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो। तो अगर मुझे सेंटेंस में व्हाट और होम का आंसर मिला तो पक्का वो ट्रांसिटिव वर्ब है। कहाँ से कंसेप्ट है इसका? यहीं से है। तो व्हाट और होम का आंसर कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, तो ट्रांसिटिव होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनट्रांसिटिव होगा। तो देखो यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है, तो दो मतलब डाई, डाई मतलब दो, ट्रांसिटिव मतलब सकर्मक। तो कितने कर्म हो जाएंगे? दो कर्म हो जाएंगे। एक और सेंटेंस देखो, जैसे माय ब्रदर gave him कह रहा मेरे भाई ने उसे एक 10 रुपए की नोट दिया। माय ब्रदर गेव हिम व्हाट, क्या दिया? नोट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर मिला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन नॉन लिविंग भी तो है, यहाँ भी देखो नॉन लिविंग है। अच्छा, माय ब्रदर गेव अ 10 रुपी नोट हुम, 10 रुपए की नोट किसको दी गई भाई? तो आप कहेंगे मुझको, उसको। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हैं, दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो कौन सी आपको वर्ब होगी? तो आप कहेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है वो। अगर आपसे वो ट्रांजिटिव और ये सॉरी, अगर आपको ऑब्जेक्ट पूछना हो यहाँ पर तो पूछ सकता है कितने ऑब्जेक्ट हैं। आपसे पूछे कितने ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, आप सिंगल ऑब्जेक्ट भी मार सकते हो। देखो उसने पूछा आपसे, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया, he sent a bouquet to me, कह रहा उसने मुझे एक गुलदस्ता भेजा। उसने सब्जेक्ट हो गया। कौन सा एक्शन किया? भेजने का, वर्ब हो गया। क्या भेजा? व्हाट,
सेंट व्हाट, तो आप कहेंगे गुलदस्ता। ये क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम, किसको भेजा? मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे भी आ सकता है, लेकिन जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लगाओगे, मतलब जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे, इनडायरेक्ट को पीछे ले जाओगे, तो हमेशा दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में कि यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं, या दोनों को अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। कितने ऑब्जेक्ट है पूछ लेगा आपसे यहाँ पर, कौन सी वर्ब है ये, तो आप कहेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब है ये। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ तक हमारी कहानी हो जाती है ऑब्जेक्ट की। अब क्लॉज की जो कहानी है वो हम कल पूरा डिटेल में समझेंगे। आज यहीं रखते हैं, क्योंकि वीडियोस में बहुत लंबी नहीं कर रहा हूँ अभी, जानबूझकर कि आप थोड़े थोड़े वीडियोस आपको मैं दे रहा हूँ, जिससे आराम से आप पढ़ते रहें, समझते रहें, और फिर मैं धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते जाऊँगा, और फिर मैं आगे चल के इसमें बड़े बड़े मैराथन्स भी लूँगा आपके लिए। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।